अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, दोस्त लोग पूछ रहे हैं कि राजस्थान से वेट कर रहे हैं कि आने का प्रोग्राम है। तो देखें भाई, मैं एक ऐसा अजीब सा रॉ एजेंट हूँ जिसको आपका देश वीजा ही नहीं दे रहा। मेरी फाइल 3 बार रिफ्यूज हो चुकी है और हर बार कोई नई अड़चन डाल के वापस भेज देते हैं। तो अब लेट्स सी, वीजा के ऊपर डिपेंड करता है कि कब वीजा लगेगा। राजस्थान वालों से मेरी यही एक कामना है मेरी कि आज मेरे बहुत ही प्यारे मित्र जे आहूजा जी आज के इलेक्शन में मौजूद हैं और उम्मीद है कि आप सब ने उनको वोट दिया होगा। क्योंकि इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे मित्र हैं, इसलिए कि जय भाई ने बड़ा काम किया है बगैर इलेक्शन के। कई सालों से वो पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं के लिए, राजस्थान के हिंदुओं के लिए कंटिन्यूस आवाज भी उठा रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं और काफी उनके लिए चीजें कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि वो पार्लियामेंट में पहुंच के आपके एमएलए बन के और स्ट्रांगली आवाज उठा सकेंगे। तो ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में भेजना बहुत जरूरी है। तो राजस्थान वालों, मैं भी चाह रहा हूं कि मैं जे आहूजा भाई को बधाई देने के लिए पर्सनली आऊं। तो लेट्स सी, अब मेन तो वीजा के ऊपर डिपेंड करता है। और यह है कि पता नहीं मैं कैसा रॉ एजेंट हूँ जिसकी फाइल पे हर बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। अब आप खुद सोचें कि अगर मेरा रॉ से थोड़ा सा भी कनेक्शन होता तो मुझे इतने वांदे होते। कल मैं तीसरी बार गया फाइल लेके और तीसरी बार मुझे वापस भेज दिया गया। तो लेट्स सी क्या होता है। अजीज दोस्तों, भाषण तो देना है नहीं क्योंकि आप लोगों ने मना किया है कि सवाल जवाब डायरेक्ट शुरू करो, भाषण की जरूरत नहीं है। हालांकि हालात बहुत खराब है। उम्मीद है आप उन्हीं हालात के ऊपर सवाल करेंगे, जैसे इसराइल पैलेस्टाइन होस्टेजिस का मसला चल रहा है, सीज फायर 4 दिन का चल रहा है, आयरलैंड में आग लगी हुई है, हॉलैंड के इलेक्शन जिस पे आज आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने डिटेल में उसमें सारा समझाया है कि यूरोप में किस तरह तब्दीली की लहर चल पड़ी है। तो बाकी भारत के भी काफी इश्यूज हैं, अमेरिका ने कानून के हवाले से जो चीज की है और कई चीजें हैं। पाकिस्तान का तो हाल ही खराब है। आज आपने मेरी पाकिस्तान वाली वीडियो देखी होगी जो अभी 4 बजे लगाई थी इंडिया टाइम, और उसमें मैंने बताया कि इमरान खान के साथ क्या हुआ और आर्मी के साथ क्या हो रहा है। तो लेट्स सी अजीज दोस्तों, सवाल जवाब पे आते हैं। सेवन भाई नमस्कार। प्लीज कमेंट ऑन डबलिन राइट्स, विल ऋषि सुनक स्टिल कंटिन्यू अपीजमेंट। देखें, आज मैंने जो वीडियो लगाई है उसमें मैंने डिटेल में सारा बताया है। आयरलैंड में आज कई गिरफ्तारियां हुई हैं और ये सारे गिरफ्तारी कह रहे हैं कि इस फार फार राइट वालों की है। अब ये फार राइट वालों को गिरफ्तार भी कर रहे हैं, उनके लिए फौज भी बुला ली है। जबकि आपको पता है कि ये हेट मॉन्गर्स जो हैं पीसफुल, ये इतने अरसे से इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, हंगामे कर रहे थे, तो उनको कोई नहीं पूछ रहा था, पुलिस दूर हट जाती थी, उनको और अपीस कर रही थी। और आयरलैंड में काफी अपीसमेंट चल रही थी, लेकिन फिर नतीजा यही निकलता है। जब आप आज एक मिसाल है कि आज से 15 साल पहले इंडिया में कौन बोलता था मुसलमानों के इन ज्यादतियों के ऊपर। सड़कों पे नमाजें भी हो रही थी, लाउड स्पीकर पे अजानें भी हो रही थी, और ये कई सौ साल से मुसलमान वहां पे जो कर रहे हैं उसको कांग्रेस की सरकारें भी कंटिन्यू कर रही थी। आज आवाज उठ रही है क्योंकि आज पब्लिक तंग आ गई है। पब्लिक कहती है देयर इज ऑलवेज ए लिमिट, और आप तो लिमिट से भी बहुत आगे जा चुके हो। हॉलैंड और आयरलैंड वेरी लिबरल कंट्रीज हैं।
इनकी क्रिश्चियनिटी में, खास तौर पे आयरलैंड की क्रिश्चियनिटी में रूट्स हैं, काफी कंजर्वेटिव किस्म के लोग हैं। आप उनके ऊपर अपनी आइडियोलॉजी थपोगे। अब एक अल्जेरियन माइग्रेंट ने 5 लोगों को छुरा मार दिया। ये आए दिन हो रहा है, कभी पेरिस में हो रहा है, कभी अनेसी फ्रांस में हो रहा है, कभी लंदन में हो रहा है, तो फिर तंग आ जाती है पब्लिक। इस हद तक आप किसी के बर्दाश्त का नाजायज फायदा उठाओगे तो यही होगा। अब तब्दीली की लहर आ गई। हॉलैंड में खैर्थ विल्डर्स को कोई सोच भी नहीं सकता था कि 37 सीटें मिलेंगी। हॉलैंड में पिछले 20 साल के इलेक्शन में किसी पार्टी को 37 सीटें नहीं मिली। 150 का हाउस है इनका, और वहां पे 15-20 पार्टियां हैं, कोई 5 लेती है, कोई 10 लेती है, कोई 15, और फिर मिलजुल के गठबंधन बना के एक सरकार बनाते हैं। तो इस बार भी 150 के हाउस में उसको 76 सीट चाहिए, खैर विल्डर्स को। उसके पास 37 है, तो अभी इसको 39 सीट्स और चाहिए, तो जाहिर है उसको दूसरों से गठबंधन करना होगा। लेकिन एंड ऑफ द डे वो सरकार में नजर आता है कि होगा, अनलेस के बाकी सारी पार्टियां मिलके इसके खिलाफ गवर्नमेंट बनाए। तो फिर आम आदमी की आवाज पहुंच गई है। जब यूरोप में चर्च और बादशाह, फ्यूडलिज्म टॉप पे था और आम आदमी की जिंदगी हराम थी, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया। बादशाह को पकड़ के मारा गया, बादशाह के लोगों को सड़कों पे घसीटा, और आम आदमी ने एक ब्लडी फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, जिसके नतीजे में फ्रांस में बादशाह खत्म हुई और रिवॉल्यूशन आया। डेमोक्रेसी आई, पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग किया गया। तो उसकी देखा देखी फिर जर्मनी, इंग्लैंड, इटाली, स्पेन वगैरह ने भी बगैर रिवॉल्यूशन, ब्लडी रिवॉल्यूशन के रिवॉल्यूशन ले आए। यानी उन्होंने फिर डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग किया, पार्लियामेंट को और राइट्स दिए, बादशाह बादशाह ने अपने राइट्स कम किए, फ्यूडलिज्म को नीचे लाए। ऐसा ही अब हो रहा है। अब इटली में राइट विंग आई, फिनलैंड में एक्सट्रीम राइट गवर्नमेंट की पार्टनर है, हॉलैंड में ये रिजल्ट आए, स्पेन में लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब फार राइट की आवाज बढ़ रही है। तो अगर हॉलैंड में एक मिसाल है कि इसको गवर्नमेंट नहीं दी गई, तो फिर मामला तो बिगड़ेंगे। तो इसी तरह ऋषि सुनक को भी अब सोचना होगा। वही रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो तब्दीली आई थी, यहाँ पे भी ये लोग लोगों को सड़कों पे आने के बाद जलील होकर वो करेंगे कि अब जैसे इंग्लैंड के इलेक्शन में ज्यादा टाइम नहीं रहा, तो 1-1.5 साल में अगर इंग्लैंड का इलेक्शन आता है, तो उसके लिए इनको अभी से काम करना होगा ऐसा, जिससे कि तब्दीली की लहर आए। तो लेट्स सी अजीज दोस्तों क्या होता है। लेकिन सेवन भाई, तब्दीली तो आनी है। रितु जी नमस्कार। 100 years democracy in West, people forget what happened in North America, Australia or other area. Muslim in awakening a monster that is sleep। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप किसी को इस हद तक मजबूर ना करें। अभी अंजुम चौधरी, यहाँ का जो रेडिकल इस्लामिस्ट है जिसने जेल भी काटी है, उसका इंटरव्यू चल रहा था एक टीवी पे। उसने कहा दरअसल आपकी डेमोक्रेसी फेल हो चुकी है और आपको एक नए निजाम की जरूरत है, विच इज शरिया लॉ। और जब तक आप शरिया लॉ नहीं लाएंगे, आपका मुल्क बिगड़ जाएगा, फारिग हो जाएगा। तो इंटरव्यू वाले ने पूछा कि मैं एक एथेइस्ट हूँ, तो तुम्हारे शरिया लॉ के मुताबिक तो जब शरिया लॉ इधर होगा तो मैं तो मर जाऊंगा, मुझे तो तुम लोग फांसी लगा दोगे, जबकि तुम यहाँ पे इसी डेमोक्रेसी की वजह से यहाँ बैठ के इतनी बातें कर रहे हो। तो यही मसला है कि मुसलमान यहाँ का कुछ सोच नहीं रहा और आगे बढ़ बढ़ के ऐसी चीजें कर रहा है जिससे कि इनकी अपनी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ रही है। अब आप सोचें कि अगर मोस्ट ऑफ द यूरोप के कंट्रीज में ये लहर आ जाती है, जैसे खैरत विल्डर्स ने इलेक्शन कैंपेन में कहा है कि मैं कुरान पे बैन लगा दूंगा, मैं मदरसों को बंद कर दूंगा, मैं मस्जिदों को बंद कर दूंगा। तो अगर इस टाइप की एक्टिविटीज होती हैं और पकड़ पकड़ के लोगों को कानून बन जाए कि कोई शरिया लॉ की बात करेगा इसको हम वापस भेज देंगे। पाकिस्तान ने ट्रेंड सेट कर दिया है अफगान रेफ्यूजीज को वापस भेज के। तो अब ये ट्रेंड सेट हो जाएगा ना,
तो फिर यूरोप से भी लोगों को जब वापस भेजना शुरू करेंगे तो मामला खराब होगा। तो लेट्स सी क्या होता है। मजदियार जी नमस्कार, धन्यवाद। Whom do you consider most cruel and fanatic? पाकिस्तान आर्मी चीफ। सारे ही एक जैसे हैं। कोई आर्मी चीफ की पॉलिसी थोड़ी होती है, ये इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी है, पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसी है। पाकिस्तान की आर्मी ही सारी ये फैनेटिक पॉलिसीज बनाती है। आने वाला आर्मी चीफ उसको कंटिन्यू करता है। देखें 17 या 19 कोर कमांडर्स हैं, वो बैठ के फैसले करते हैं, और उसमें 17 या 19 में से 16-17 पंजाबी होते हैं। अब ऊपर बैठा पठान अयूब खान है, पठान याया खान है, मुहाजिर मुशर्रफ है, या जियाउल हक पंजाबी है, जहांगीर करामत है, जंजुआ है, कोई भी है, काकड़ था, अब्दुल वाहिद काकड़ पठान था, कोई भी है, पॉलिसी कंटिन्यू रहती है। क्योंकि 17 या 19 जो कोर कमांडर है वो बैठ कर पॉलिसी बनाते हैं, और पॉलिसी हमेशा से यही लूट मार की है, अपने लोगों को मारने की है, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देने की है। मुस्दियार जी धन्यवाद। डू मुस्लिम लव एनी कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल? अरे अपने अपने को मुसलमानों को नहीं पसंद करते। पाकिस्तान में शियाओं को मारा जा रहा है, ईरान में सुन्नियों को मारा जा रहा है। तो जब ये मेजोरिटी में होते हैं तो आपस में लड़ रहे होते हैं। इनका मकसद ही लड़ना मरना है। भाई आप ये बताएं कि रियासत मदीना थी, प्रॉफिट मोहम्मद ने जो बनाई थी, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो पहले 4 खलीफा आए ना, जो कि मोहम्मद के कंपेनियन थे, मोहम्मद का रिश्तेदार थे। पहला खलीफा अबू बकर मोहम्मद का समधी था, उसकी बेटी मोहम्मद की बीवी थी आयशा। दूसरा खलीफा भी मोहम्मद का समधी था, उसकी भी बेटी मोहम्मद की बीवी थी। तीसरे खलीफा उस्मान, उसकी 2 बीवियां मोहम्मद की बेटियां थीं। पहले एक मोहम्मद की बेटी की शादी हुई, उससे मर गई, दूसरी की शादी हुई। और चौथा जो था वो मोहम्मद का दामाद था अली। पहले 4 खलीफा मोहम्मद के रिश्तेदार, मोहम्मद के कंपेनियन, मोहम्मद के दोस्त, 4 में से 3 का कत्ल होता है। रियासत मदीना थी, 100% मुसलमान रहते थे, कोई शिया सुन्नी फिरका नहीं था, कोई कुछ नहीं था, एक ही फिरका था, इस्लाम। पहले 4 में से 3 खलीफा का कत्ल होता है। प्रॉफिट मोहम्मद की गुजर जाने के बाद जब अली खलीफा बने, चौथे खलीफा, तो प्रॉफिट की बीवी आयशा, जो कि 9 साल की थी, और प्रॉफिट 53 साल के थे, और दोनों की शादी हुई थी। आयशा जिंदा थी, आयशा ने बगावत की अली के खिलाफ, जंगे जमल हुई, जिसमें एक लश्कर की लीडरशिप प्रॉफिट की बीवी आयशा, दूसरे लश्कर की लीडरशिप प्रॉफिट का दामाद अली, और दोनों के लश्कर में सहाबाए कराम थे। सहाबाए कराम वो होते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद को जिन्होंने देखा है, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के साथ गुजारा है, उनकी महफिल में वक्त, दोनों लश्कर में वो थे। 10,000 सहाबा उस जंग में मरे हैं। किसी जंग में आज तक दुश्मनों से, जो मुसलमानों के जो अगेंस्ट कोई जंगें होती थी, उसमें भी इतने सहाबा नहीं मरे जितने जंगे जमल में मरे। कोई फिरका नहीं था उस वक्त, शिया सुन्नी कुछ भी नहीं, सारे मुसलमान ही नहीं थे, सहाबा थे। तब यह एक दूसरे को नहीं बर्दाश्त कर सके। फिर प्रॉफिट के नवासा हुसैन, करबला में जो हुआ, उसको मारा। किसने मारा? खलीफा इस्लाम ने। उस वक्त यजीद खलीफा था, यजीद का बाप मुआविया खलीफा था। मुआविया ने डायनास्टिक पॉलिटिक्स शुरू की और अपने बेटे को खलीफा बना दिया, जिस पे हुसैन खड़े हो गए थे। तो हुसैन भी तो डायनास्टिक पॉलिटिक्स मांग रहे थे। क्यों मांग रहे थे खिलाफत? क्या उनकी क्वालिफिकेशन थी? प्रॉफिट के नवासे थे। और डायनास्टिक पॉलिटिक्स वहां से ही शुरू नहीं हुई। पहले 4 खलीफा प्रॉफिट के रिश्तेदार थे, 3, 2 समधी थे, 2 दामाद थे। तो वो डायनास्टिक नहीं थी क्या? तो ये इस्लाम इज ए ब्लडी आइडियोलॉजी, जिसको ये सब फॉलो करते आए हैं। ऋषिकेश हरिदास जी धन्यवाद।
Pakistan seeks BRICS membership. What will be the impact on Pakistan economy because of Afghan refugees leaving? देखें, पाकिस्तान चाहता है ब्रिक्स की लीडरशिप मेंबरशिप, मिलती है नहीं मिलती ये अलग बात है। और अभी जो ब्रिक्स में नए कंट्रीज आए थे, सऊदी अरब, ईरान वगैरह, एरिटेरिया, अर्जेंटाइन, तो उन्होंने काफी अरसे पहले मेंबरशिप की रिक्वेस्ट की हुई थी। पाकिस्तान की मेंबरशिप को स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा चाइना, पाकिस्तान की मेंबरशिप को स्ट्रांगली ओपोज करेगा इंडिया। अब डिपेंड करता है बाकी जो फाउंडिंग मेंबर्स 3 हैं, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और रशिया, उनका क्या रोल होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि ब्रिक्स में पाकिस्तान को लेना बहुत गलत होगा। ब्रिक्स की मेंबरशिप की जो बेसिक चीजें हैं वो ये हैं कि कंट्री इज नॉट बनाना रिपब्लिक। भले डिक्टेटोरियल चाइना है, उसमें रशिया भी इन ए सेंस डिक्टेटोरियल है कि 23 साल से एक ही प्रेसिडेंट बैठा हुआ है और आगे भी मरते दम तक उसी ने रहना है। तो डेमोक्रेसी शर्त नहीं है, शर्त है स्ट्रांग इकोनॉमी, स्ट्रांग सोशल सिस्टम। वो है बाकी कंट्रीज के पास। पाकिस्तान के पास ना डेमोक्रेसी है, ना स्ट्रांग सोशल सिस्टम है, ना इकोनॉमी है। तो आई डोंट थिंक कि एक इकोनॉमिकली बैंकक्रप्ट, एक सोशली बैंकक्रप्ट कंट्री को ये लोग ब्रिक्स की मेंबरशिप देंगे। अगर आपने पाकिस्तान को ब्रिक्स में लिया ना, तो आप समझें आप ब्रिक्स को तबाह कर रहे हैं। ब्रिक्स तबाह हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और पाकिस्तान की पॉलिसीज हमेशा एंटी ह्यूमन राइट्स हैं। तो मैं नहीं समझता कि ब्रिक्स में पाकिस्तान की मेंबरशिप होगी। अब आपका सवाल ऋषिकेश जी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा। भाई साहब, आप पाकिस्तान को इस वक्त $100 बिलियन कैश भी दे देना तो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ना। इसलिए कि जब आपके बाल्टी में पानी आप भरते जाओ और नीचे एक सुराख है कहीं, तो आप कितना भी पानी डालो पानी तो बह जाएगा। तो पाकिस्तान की बाल्टी में बहुत सुराख है। सबसे बड़ा सुराख तो ऊपर बैठी आर्मी है, जिसकी करप्शन के अंबार है। आप यकीन माने, कल पाकिस्तान की सेनेट में एक रिपोर्ट पेश की गई कि पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स कितने हैं। सवाल किया किसी सेनेटर ने सरकार से कि कितने पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स बाहर रहते हैं पाकिस्तान से और उनको पेंशन कितनी जाती है। तो पता चला 40-40 लाख रुपया एक एक ऑफिसर को पेंशन जा रही है। और 164 पाकिस्तान के रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स, ऑफिसर्स का मतलब है ब्रिगेडियर से ऊपर, मेजर कैप्टन वगैरह नहीं काउंट होते उसमें। 164 आउट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं और उनको 40-40 लाख रुपया डॉलर में पेमेंट जा रही है। ऑलरेडी आपको डॉलर्स की शॉर्टेज है। तो मसला यह है कि बाल्टी में सुराख हो ना, तो आप कितना भी कुछ कर लो, आप सरवाइव नहीं कर सकते। पाकिस्तान की इकोनॉमी सरवाइव हो नहीं सकती, डिक्लाइनिंग इकोनॉमी है और टोटली तबाही की तरफ ही जा रही है। मजदियार जी धन्यवाद। इज आईएसआई रियली नंबर 1 स्पाई एजेंसी एज ऑल पाकिस क्लेम? यार, पाकिस्तानी तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी नंबर 1 टीम मानते हैं। पाकिस्तान के लोग तो पाकिस्तान को भी इस्लाम का किला मानते हैं। ये बताएं दुनिया में कितने लोग मानते हैं। अभी गजा के ऊपर ओआईसी का इजलास हुआ तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को किसी ने घास भी नहीं डाली। पूरा अरब और इस्लामिक मीडिया कभी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तकरीर को दिखा रहा है, तो कभी ईरान के प्रेसिडेंट की, कभी तुर्की के प्रेसिडेंट की, कतर के प्रेसिडेंट की। पाकिस्तान का तो कहीं वजूद ही नहीं था। और पाकिस्तान सेकंड मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया के बाद, सबसे ज्यादा आबादी। जब लोग खड़े थे ये सारे अपने ग्रुप फोटो के लिए, तो पहली लाइन में 12-15 खड़े थे, उनमें नहीं था ककड़। ककड़ पिछली लाइन में कोने में खड़ा था। तो पाकिस्तानियों के मानने से क्या होता है? तो पाकिस्तान की ये स्पाई एजेंसी का यह हाल है कि इस वक्त रॉ के नाम से मूतर निकलता है इनका। रोज पाकिस्तान में इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट मारे जा रहे हैं। कोई कश्मीर में आतंक कर रहा था, कोई खालिस्तान के नाम पे आतंक कर रहा था, रोज मारे जा रहे हैं, फौजी मारे जा रहे हैं। कल
एक सूबेदार था, एक जवान था, फौजी जो होता है, सोल्जर, वो मोबाइल का कुछ कर रहा था। तो मेजर सूबेदार जो इसका चीफ था, उसने कहा कि मोबाइल बंद करो। उसने कहा नहीं करता। ओए, मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। उसने बंदूक उठाई और मेजर सूबेदार को गोली मार दी। मर गया वो बेचारा तो नहीं, हरामी साला मर गया। ये इस वक्त इनका फ्रस्ट्रेशन का आलम है। और ये, भाई आप ये बताएं कि अमेरिका की सीआईए है, इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, वो भी 9/11 के बाद कोई अमेरिका में टेररिज्म का वाकया हुआ? ये होती है इंटेलिजेंस एजेंसी। भारत की रॉ है। पाकिस्तान बिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहा है भारत में आतंक करने के लिए, चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहा है, और वेस्ट इंटेलेक्चुअल टेररिज्म कर रहा है भारत में। इसके बावजूद भारत की रो ने कितने रोज के कितने रोक रही है हमले। ये होती हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज। पाकिस्तान में तो टेररिज्म का अंबार लगा हुआ है। इतनी टेररिज्म दुनिया में कहीं नहीं हो रही, और आज से नहीं, 25 साल से। नंबर वन एजेंसी क्या कर रही है? इनका काम है ना रोकना। भाई इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है ये सारी चीजें करना, टेररिज्म रोकना, टेररिस्टों को कहाँ वक्त से पहले रोक लेना। भारत में पिछले 10 साल में पुलवामा, उड़ी, अभी अभी हुआ था अनंतनाग, 4-5 वाक्य हुए हैं। और मेरा ख्याल है कोई 400-500 वाक्य रोक लिए। अभी परसों तरसों कितने टेररिस्टों से इनकाउंटर हुआ, वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पे आर्मी फिर उनको रोकती है। तो पाकिस्तान की आईएसआई नंबर वन कहां से हो गई भाई? मजदियार जी धन्यवाद। विल मोदी गवर्नमेंट डिसमेंटल पाकिस्तान आफ्टर विनिंग 24 इलेक्शंस? देखें, भारत की लॉन्ग टर्म प्लानिंग यही है। आज से 10 साल पहले तक भारत ये सोचता था कि नहीं, ए स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान ऑन आवर वेस्टर्न बॉर्डर इज बेटर फॉर इंडिया। और 2014 के बाद मोदी जी भी आके इस पे काम करते रहे। इसीलिए मोदी जी, नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बने तो लाहौर गए थे, वो आखिरी कोशिश थी। इसके बाद भारत ने ये सोच लिया कि अब स्ट्रॉन्ग या वीक, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान नामी कंट्री ही नहीं चाहिए। तो ये डेफिनेटली भारत की अब एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, और उसको अचीव करने के लिए कई ग्राउंड्स पे काम हो रहा है। आम आदमी ये सोचता है कि भारत अपनी फौज भेजेगा, जंग लड़ेगा, पाकिस्तान को खत्म कर देगा। मोदी सरकार या भारत की सरकार इस वक्त ये सोच रही है कि पाकिस्तान को इतना कमजोर कर दो कि अपने बोझ तले वो खुद ही धड़ाम से गिर जाए। जैसे इसमें ये है कि आप ये देखें कि इकोनॉमी पाकिस्तान की तबाह कर दी, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है, मॉरली पाकिस्तान की फौज और पब्लिक के दरमियान इतने डिस्टेंसेस पैदा हो गए हैं। तो मैं समझता हूं कि काम हो रहा है। और उसके लिए 24 के इलेक्शन का मतलब है कि आप समझते हैं कि भारत अगर फौज भेज के जंग करेगी तो जंग जब भी शुरू होगी पाकिस्तान शुरू करेगा, भारत नहीं करेगा। भारत इसको टेक्निकली खत्म करने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए 24 के इलेक्शन की जरूरत नहीं, इसके लिए ऑलरेडी काफी सालों से काम हो रहा है और होता रहेगा। ऋषिकेश जी धन्यवाद। शॉपिंग मॉल फायर इन कराची किल्स 11 पीपल। जी मैं आज इसी पे वीडियो बनाने वाला था। कराची का हाल ये है कि कराची में कोई कानून नहीं है। कराची में बिल्डिंग 90% बिल्डिंग्स जो है ना, मेरे पास ये रिपोर्ट मौजूद है, अभी अभी मैंने सेव की है। 90% बिल्डिंग्स है ना, उसमें फायर सिस्टम, फायर एग्जिट और डक्ट सिस्टम नहीं है। देखिए, मैं जब मेयर था ना, तो मेरा भी से होता था कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, अपने इलाके की बिल्डिंग्स वगैरह में। तो मैं कई कई बार ऐसे कोई मौके पे जाता था किसी बिल्डिंग में जो इलीगलीज होती हैं। मेरी कम्युनिटी है ना, मेमन कम्युनिटी, उसमें बहुत बड़े बड़े बिल्डर हैं। तो मुझे
पता चला कि हर बिल्डिंग का नक्शा पास करने के लिए उनको केबीसी, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, केबीसी को लाखों करोड़ों रिश्वत देनी पड़ती थी नक्शे पास कराने के लिए। तो मेरे एक बहुत करीबी रिश्तेदार एक बिल्डिंग बना रहे थे मेरे इलाके में। तो मैंने इनको पूछा, मैंने कहा कि यार आपको रिश्वत देने की जरूरत क्या है, आप क्यों उल्टे सीधे नक्शे बनाते हैं, आप लीगल फ्रेमवर्क में रह के क्यों नहीं बनाते? बोले अगर हम लीगल फ्रेमवर्क में रह के बनाते हैं ना तो वो इतने इश्यूज डाल देते हैं कि हमें रिश्वत से ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो हम जब कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उसके लिए जमीन लेते हैं, जमीन लेने से पहले हम जब बजट बनाते हैं ना तो उसमें ऑलरेडी केबीसी का शेयर उसमें हम ऑलरेडी रख लेते हैं। हमें पता है कि इतना देना है, क्योंकि केबीसी वाले लीगल उसको तो जाने ही नहीं दे रहे, रिश्वत लेके सारे इलीगल नक्शे। अब हर बिल्डिंग का कोई सिस्टम होता है कि उसमें आपने फायर एग्जिट रखनी है, एक डक सिस्टम रखना है, एक कचरे का सिस्टम रखना है, पानी की लाइन, गैस की लाइन, ये सब सिस्टम आपको रखने हैं। वो कराची में नहीं है सिस्टम। होता क्या है कि बिल्डिंग खड़ी कर दी, अब पानी की लाइन चाहिए, वाटर बोर्ड से इलीगल कनेक्शन ले लिया। अब मुझे याद है कि हमारी कराची में एक बहुत बड़ा रोड है, मेरे इलाके में था, खालिद बिन वलीद रोड। तो मैंने, मेरा ख्याल है उस वक्त के बजट से तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए लगा के, 2006 की बात है, 2.5 करोड़ लगा के मैंने वहां पे सड़क बनाई थी, खालिद बिन वलीद रोड को पूरा नया बनाया था। 2-3 दिन हुए, मैं रात को सो रहा था तो मुझे फोन आया मेरे ही एक काउंसलर का। उसने कहा कि मैं खालिद बिन वलीद रोड पे खड़ा हूँ और कुछ लोग रोड खोद रहे हैं जो नई अभी बनी है। तो मैंने फौरन गाड़ी उठाई और मैं पहुंचा उधर। देखा तो कुछ लोग, जैसे ये रोड जा रही है ना तो बीच में से यूं पट्टी एक खोद रहे थे। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो भाई? बोला वो बिल्डिंग बनी है ना तो उधर से पानी का कनेक्शन आ रहा है। तो मैंने कहा जब हम ये रोड बना रहे थे उससे कई महीनों पहले हमने वाटर बोर्ड, गैस वालों को, इंटरनेट केबल जो फाइबर केबल होता है उनको सबको लेटर लिखे थे कि ये रोड बन रही है, अंडर द रोड आपको जितना काम करना है कर लो ताकि फिर हम उसके ऊपर रोड बनाए। तो उस वक्त वाटर बोर्ड वालों ने क्यों नहीं? तो वो वाटर बोर्ड वाला कहता आरिफ भाई वो हमारा ही था, वो एमक्यूएम का लड़का था, वाटर बोर्ड का एम्प्लॉय था। आरिफ भाई छोड़े नहीं ना, अपने ही लोग हैं। और तो मैंने कहा छोड़ें क्या भाई, 2.5 करोड़ की सड़क आपने खोद कर रख दी, फायदा क्या? तो इस तरह की चीजें होती हैं। कराची में कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और सबके ऊपर कौन बैठा है? रेंजर्स। रेंजर्स इज एक्चुअली रूलिंग कराची। और उसके नीचे कौन है फिर? सिंध गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी से बड़ा चोर कोई आया नहीं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। मिथिलेश कुमार वर्मा जी। आरिफ भाई नमस्कार, क्या इसराइल का विस्तार हो रहा है? देखें, इसराइल अपने सर्वाइवल की एक जंग लड़ रहा है, और आज से नहीं लड़ रहा, 48 से, जब से बना है तब से लड़ रहा है। और ये चलता रहेगा सिलसिला, क्योंकि आप सारे वहां के मुसलमानों को खत्म नहीं कर सकते, और इसराइल को कोई खत्म नहीं कर सकता। कि इसराइल आफ्टर ऑल वेस्ट की वहां पे एक छोटी सी स्टेट है। इसराइल मींस वेस्ट, यूरोप और अमेरिका। यूरोप अमेरिका ने इस वक्त इसराइल का इतना खुला साथ दे के अपने लिए भी काफी मुश्किलात बढ़ा ली हैं। तो इसराइल अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, और अल्टीमेटली जीतना इसराइल नहीं है, लेकिन ये जंग चलती रहेगी। हमास 2006 से पहले कहाँ थी? तो क्या नहीं थी जंग? हिजबुल्ला कहाँ थी पहले? अल फत्ता थी, अल फत्ता से पहले पीएलओ थी। हमास खत्म हो जाएगी, कोई और आ जाएगा। आप पार्टी को खत्म कर सकते हैं, आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी तो आज भी बच्चे बच्चे में है। भाई आज एक फलस्तीनी औरत जेल से निकली, इसराइल की हॉस्टेजेस की जो एक्सचेंज हो रहे हैं उसमें, उसने निकलते ही सबसे पहले शुक्रिया हमास, अल्लाह तुम लोगों को सलामत रखे, तुम लोगों ने जंग जारी रखी है। ये तो इनकी सोच है। तो आप आइडियोलॉजी को कैसे खत्म करेंगे? ऋषिकेश हरिदास जी धन्यवाद। विल मैरिन ले पेन कम टू पावर इन फ्रांस?
देखें, एक वक्त था जब मुझे फ्रेंच नेशनलिटी मिली 96 में, तो मेरा पहला वोट था ना जो फ्रांस का, वो मैं डालने नहीं गया। फ्रांस का सिस्टम ये है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो अगर 4-5 कैंडिडेट हैं और किसी एक कैंडिडेट को 50% वोट मिल जाए ना, तो वो प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन किसी को भी 50% वोट ना मिले तो जो टॉप कैंडिडेट होते हैं ना, वो आपस में लड़ते हैं। तो फ्रांस में हमेशा लिबरल और लेबर या सोशलिस्ट पार्टी, इनके दरमियान ही टॉप टू का मुकाबला रहता था। मेरे नेशनलिटी लेने के फौरन बाद जो इलेक्शन आए, उसमें सोशलिस्ट जो था, वो नाम मैं भूल रहा हूँ, और ये जो सिटिंग प्रेसिडेंट था जैक शिराक था। तो क्या हुआ कि टॉप टू में जो आए ना दो, उसमें जैक शिराक और ये मारिन लोपेन का बाप जोमाखे लोपेन आया। एक हंगामा मच गया, रेसिस्ट आ गया है, सब जाओ वोट डालने के लिए, जैक शिराक को वोट दो। मैंने तो वोट ही नहीं दिया था। अब दूसरे पार्ट के वोट के लिए मैं भी भागा और मैंने जैक शिराक को वोट दिया, जिसको मैं पसंद नहीं करता था। लेकिन मैं उस वक्त एक नया इमिग्रेंट था, एक नई नई नेशनलिटी मिली थी मुझे। वहां पे उस वक्त ये प्रोपेगेंडा दिया गया कि ये जोमाखी लोपेन है, एंटी माइग्रेंट, एंड था वो भी। एनीवे, फिर जैक शिराक 82% वोट लेके जीता और जोमाखी लोपेन को 18% मिले। वो मर गया। उसकी बेटी मार्ine लोपेन अब फ्रांस में अपनी वही पार्टी चला रही है। अब उसकी आवाज बढ़ रही है। जैसे हॉलैंड में खैर्थ विल्डर को कोई घास नहीं डालता था, आज बड़ी पार्टी सबसे बन गई ना। अब डर है कि माक्रोन के खिलाफ अगले इलेक्शन में ये मार्ine लोपेन कोई मिरेकल ला सकती है। और आज की तारीख में मैं वोट डालूंगा ना, मैं कल रात ही अपने बच्चों को कह रहा था कि अगले फ्रांस के इलेक्शन में मेरा वोट मार्ine लोपेन होगा। तो मेरे बच्चे कहते हैं पापा आपको भी तो निकालेंगे ये। मैं कहा मेरे को भूल जाओ। मैंने 96 में नेशनलिटी ली थी, 27 साल से फ्रेंच हूं। मैं कोई नया इमिग्रेंट नहीं हूं। मैं कहा मेरे बच्चे बाय बर्थ फ्रेंच हैं, और मैंने कहा निकालेंगे उनको जो गलत काम कर रहे हैं, जो फ्रांस की वैल्यूज की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, जो अपने फैमिली में अपने बच्चों को लोकल फ्रेंच और यूरोपियन वैल्यूज के खिलाफ एजुकेट कर रहे हैं। मैंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। और मेरी तो वीडियोस, मेरा तो सोशल मीडिया गवाह है कि मैं एक तरह का, मैं भी एक्सट्रीम राइट ही हूँ। तो मैंने कहा नहीं, यूरोप के लिए अब जरूरी है कि इन लोगों का आगे आना। तो मार्ine लोपेन तब्दीली ला सकती है। इट विल बी स्टिल डिफिकल्ट, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है ना, उसमें जैसे अभी खैरत विल्डर ने 150 में से 37 सीटें ली, ये वो, अब गठबंधन बना के। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सीधा सीधा 50% वोट आपको लेने हैं। तो स्टिल फ्रांस के 50% में से 8 to 10% तो मुसलमान हैं। फिर बाकी एमिग्रेंट्स हैं, जैसे अफ्रीकन बहुत हैं, क्योंकि अफ्रीका कॉलोनी रही है फ्रांस की। बाकी दुनिया के हैं। तो अगर 15 to 20% फॉरेनर हैं, तो वो तो सब इसके खिलाफ वोट डालेंगे। तो वहां 50% वोट लेना मागिन के लिए मुश्किल होगा, लेकिन स्टिल शी कैन गेट मैनी वोट्स। लेट्स सी क्या होता है। यूरोप में तब्दीली आ रही है। 7, if Europe is going pro right wing politics, will the radicalization shift to Asia? एशिया में भी तो तब्दीली है ना भाई। जहां जहां, एक तो एशिया में डेमोक्रेसी बहुत कम है, लेकिन जहां एक मिसाल है, इंडिया में राइट विंग है ना। और इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा तो एक्सट्रीम राइट विंग कह रहा है। हिंदुत्ववादी एक्सट्रीमिस्ट पार्टी यही कह रहे हैं ना। इसी तरह बांग्लादेश में राइट विंग है। तो एशिया में, बाकी एशिया में बहुत कम जगहों पे डेमोक्रेसी है। मुसलमान मुल्कों में अभी ईरान है, ईरान की डेमोक्रेसी होना ना होना एक ही बात है कि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होता है वो एक्सट्रीमिस्ट शिया इस्लामिक फिलोसॉफी का मालिक होता है। तो ईरान में कितने भी प्रेसिडेंट आए जब से ये 79 में खुमैनी रिवॉल्यूशन आया है, इसके बाद पॉलिसीज तो सबकी सेम रही हैं। तो दैट ईरान में तो वन पार्टी एक तरह का सिस्टम है, वन फिलोसॉफी सिस्टम है। बाकी अरब कंट्रीज में डेमोक्रेसी कौन सी है? आपको पता है इराक में कौन है, लेफ्ट है कि राइट है कि क्या है? लीबिया में, सीरिया में कौन है?
अरबियन गल्फ में तो है ही नहीं डेमोक्रेसी। चाइना में कौन सी डेमोक्रेसी है? रशिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? फिर आप इधर आ जाए, अपना तुर्की है, वो भी वन पार्टी पोजीशन पे आ चुका है, जैसे ईरान है। 25 साल से बैठा हुआ है एक अरबगान, पहले प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट है, किसी को आगे आने भी नहीं देगा। आर्मी को उसने नपुंसक बना दिया है। पार्लियामेंट में ऐसे लॉ पास कर दिए हैं कि कोई और आ ही नहीं सकता। ये लाइफ टाइम का प्रेसिडेंट है ये तुर्की का अरबगान। तो एशिया में डेमोक्रेसी, इंडिया है, बांग्लादेश है, जापान है, साउथ कोरिया है। तो एशिया का हिसाब किताब दूसरा है। वो आज भी कॉलोनाइज्ड है वेस्टर्न कंट्रीज की। कल्याण भाई नमस्कार। आरिफ सर, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ ब्रिक्स? बिकॉज द infiltration of Pakistan just like a joke for BRICS. USA enjoying the benefits because BRICS almost surpass G7 in term of population and economy. जी बिल्कुल भाई, मैंने पहला सवाल ही ब्रिक्स पे हुआ था जिसका मैंने जवाब दे दिया था डिटेल में। और पाकिस्तान का आना बनता नहीं है, पाकिस्तान क्वालिफाई करता ही नहीं है ब्रिक्स के लिए। और ब्रिक्स का मसला ये है कि इसको G7 के मुकाबले पे खड़ा किया गया है। तो G7 में सारे गोरे कंट्री है एक्सेप्ट जापान। जापान भी एक तरह का गोरा ही कंट्री है। उनके आपस में किसी से झगड़ा नहीं है भाई। अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जापान है, किसी कहीं पे इनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ब्रिक्स का मामला दूसरा है। ब्रिक्स में सबसे बड़ा मसला, जो दो सबसे बड़े पॉपुलेशन वाले कंट्री और सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, इंडिया और चाइना, इनकी आपस में नहीं बनती। इनको आपस में भिड़ा के रखा गया है। अब उसमें नए कंट्री आए हैं, ईरान, सऊदी अरब, एरिटेरिया, अर्जेंटीना। तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बहुत है ब्रिक्स में। ब्रिक्स कहने को तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन ब्रिक्स के लिए रास्ते इतने आसान नहीं है। आशीष पैधेकर जी, सर क्या एफआईआर से फिर से वही शुरुआत होगी कि अंग्रेज फिर से मुसलमानों को निकालेंगे रेसिज्म जैसे? देखिए, अंग्रेज मुसलमानों को निकालने की नहीं चाहता। मुसलमान खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। भाई, हिंदुओं को निकालने का कहीं पे कोई आवाज क्यों नहीं होती? अमेरिका में कितना हिंदू है, यूरोप में, इंग्लैंड में कितना हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है। इनको निकालने की क्यों बात कहीं भी दुनिया में नहीं होती? मुसलमानों के लिए हर जगह ये सब चीजें क्यों हैं? या तो सारे गलत हैं या सिर्फ मुसलमान गलत है। दोनों में से एक चीज हो सकती है ना, या तो सारे गलत हैं तो मुसलमान सही है, या फिर सारे सही है और मुसलमान गलत है। तो ये बैठ के सोचने का काम है मुसलमानों के लिए। आज के दौर में वो वाला रेसिज्म हो नहीं सकता जो साउथ अफ्रीका में था या पहले के जमानों में होता था। आज जरा सिचुएशन मुख्तलिफ है, लेकिन आप फिर एक सख्ती कर सकते हैं, और वो सख्ती फिर यहाँ रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मुसलमानों को ही सोचना है, ये मुसलमानों के लिए एक रास्ता है कि उनको देखना है कि वो किस रास्ते पे चलेंगे। या तो उनको अपनी आने वाली, यूरोप में जो उनकी आने वाली जनरेशन है उनके लिए आसानियां पैदा करें, या फिर उनको रेडिकलाइज बना के। ये बात तो तय है ना भाई कि आप इंग्लैंड में रहने वाला मुसलमान, जो कि एक मिसाल है 6% है, कितना होगा? 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, पॉपुलेशन कितनी है? 6% अगर मुसलमान है तो 94% नॉन मुस्लिम है ना। उनसे आप लड़ लोगे? फौज किसकी है? पुलिस किसके पास है? ठीक है, पुलिस में मुसलमान ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन ओवरऑल तो गवर्नमेंट तो गोरों की है ना। तो एंड ऑफ द डे नुकसान मुसलमान को ही होगा। कुणाल ठंकी जी, व्हाई डज वेस्ट वांट ए भारत चाइना वॉर? भारत चाइना पोटेंशियल डेंजर हैं अमेरिका के लिए, वेस्ट के लिए।
क्योंकि दोनों बहुत ही ज्यादा, तीन चीजें हैं, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग जा रहे हैं, एजुकेशन वाइज दोनों की एजुकेशन बहुत तेजी से जा रही है, और यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा जो फॉरेनर्स का दो ग्रुप है वो इंडियन और चाइनीज है, यानी एजुकेशन में भी इनके मुकाबले पे आ रहे हैं। आज इंडियन पूरी दुनिया की कॉरपोरेट सेक्टर पे छाया हुआ है, एजुकेशन है ना, वरना जाहिल थोड़ी है कि इनको ऐसे ही रख दिया है। और तीसरा मेन चीज ये है कि इनका सोशियो फैब्रिक है ना, चाइना और इंडिया का, चाइना और इंडिया बहुत ही पुरानी कंट्रीज हैं, इनकी जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो हजारों साल पुरानी है। इंडिया ऑफ कोर्स बहुत पुराना है, चाइना भी नया नहीं है, चाइनीज भी 5,000 साल तो वहां पे मिंग डायनेस्टी ने रूल किया है, तो आप सोचें ये भी एक पुरानी कल्चरल हेरिटेज है। इन तीन चीजों से ये स्ट्रॉन्ग कंट्री बन सकते हैं अगर इनको मसले ना हो, आपस में भिड़ा के रखा, पाकिस्तान का पंगा रखा, बांग्लादेश में से चलता रहा था ना, हसीना वाजिद से पहले बांग्लादेश में आईएसआई की सरकार होती थी, आज फिर कोशिश हो रही है। म्यांमार का पंगा, कभी रोहिंग्या के, कभी क्या थे, कभी क्या, छोटे छोटे नेपाल, भूटान, श्रीलंका को चाइना के मदद से, ये सारी चीजें अमेरिका और वेस्ट चाहता है कि भारत, पाकिस्तान बनाने का मकसद ही यही था कि भारत को ऑक्यूपाइड रखो यार, वरना इनको अगर ऑक्यूपाइड नहीं रखोगे तो ये तो छा जाएंगे। तो वेस्ट इसलिए चाहता है कि चाइना इंडिया आपस में लड़े, इनका पोटेंशियल खत्म हो जाए। रोहन जी धन्यवाद। आरिफ जी नमस्ते, आई मे बी रॉन्ग एंड करेक्ट मी बाय ऑल मीन्स, यू आर लाइक ए फादर फिगर। हाउ कैन वी से यूरोपियंस अपकमिंग लीडर्स आर राइट विंग व्हेन दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर ओन कल्चर? एग्रीड एग्रीड एग्रीड। लेकिन देखें, राइट लेफ्ट का एक जमाने में होता था, कोल्ड वॉर के जमाने में, आज कौन डेमोक्रेटिक लेफ्ट है क्या, और रिपब्लिकन राइट है क्या, फर्क क्या आता है अमेरिका की पॉलिसीज में, इस्टेब्लिशमेंट चलाती है। भाई चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है क्या, कम्युनिज्म में बिलियनर नहीं होते, बिलियनर कहाँ से आ जाते हैं वहां पे, चाइना की पोलिट ब्यूरो है या जो कम्युनिस्ट पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स हैं कितने बिलियनर हैं, तो ये सब एक ढकोसले हैं। बाकी आपकी बात से एग्रीड हूं कि ये अपनी नेशनलिज्म है इनकी, जैसे हॉलैंड में, ये आयरलैंड में बार बार कहा जा रहा है कि राइट विंग सड़कों पे आ गई है, प्रोटेस्ट कर रही है, एक्सट्रीम राइट, तो वहां के लीडर्स कह रहे हैं कि भाई साहब हम नेशनलिस्ट हैं, हम अपने आयरलैंड के इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं, हम कोई फार राइट नहीं है, हम नेशनलिस्ट हैं, हम अपनी आयरिश वैल्यूज को सब प्रमोट कर रहे हैं। तो बात आपकी बिल्कुल सही है, नाम उनको फार राइट दे दिया गया है, वरना ये है नेशनलिस्ट। मैरिन लोपेन भी फ्रांस की वो करती है, और ये जो खैरत वेल्दर्स है ये बार बार कह रहा है कि मैं, मेरा कंट्री नेदरलैंड जो है वो मुझसे छीन लिया गया है, मैं ये कंट्री वापस नेदरलैंड्स वालों को देना चाह रहा हूँ, यानी नेदरलैंड की कल्चरल वैल्यूज, नेशनलिज्म खतरे में है, तो ये नेशनलिस्ट है, बिल्कुल एग्रीड। विलेज लाइफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग, गजवाए यूरोप की कोशिश शुरू हो चुकी है, आरिफ सर कितना संभव है, क्योंकि इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस लगभग हो चुके हैं, आपके क्या विचार हैं? देखें मसला ये है कि अगेन आप आंकड़ों में जाए ना तो नहीं हो सकता, आंकड़ों के हिसाब से, मतलब यूरोप में सबसे ज्यादा फॉरेन मुस्लिम पॉपुलेशन है ना, वो फ्रांस की है, वो तकरीबन मेरा ख्याल है 8 to 10% है, स्टिल 90% नहीं है, आंकड़ों के हिसाब से नहीं, ये इम्पोजिंग होते हैं, इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो इम्पोजिंग है, एक्सट्रीमिस्ट है, वायोलेंट है, तो ये अपने वायोलेंट, इम्पोजिंग, एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज की वजह से नजर आते हैं। जिस दिन यहाँ पे सड़कों पे फौज बुला ली उस दिन क्या होगा, ना बेल्जियम अभी इस्लामिक हुआ है, ना फ्रांस, ना इंग्लैंड, ना कोई कुछ, ये अभी ढील दे रहे हैं, अभी अवॉइड कर रहे हैं कि खून खराबा ना हो, एंड ऑफ द डे करना पड़ा तो करेंगे।
अजीज दोस्तों, मेरा ख्याल है मुकेश मौर्य मौर्य जी का आखिरी सवाल ले लेते हैं। प्लीज डिस्कस अबाउट इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर्स हु इज वर्किंग इन कतर करंट सिनारियो। देखें, मैं इस टॉपिक को शुरू से अवॉइड कर रहा हूँ। यह 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स की जिंदगी और मौत का मसला है। भारत की सरकार देख रही है। अब जैसे अपील एक्सेप्ट हुई है, कोर्ट ने अपील को एडमिट कर लिया है, अब उस पर आगे केस चलेगा। भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इशू की है इंफॉर्मेशन, क्या अपील कुवैत की कोर्ट ने पहले मना कर रहे थे, अब कोर्ट ने माफीनामे की अपील एक्सेप्ट की है। अब उस पर डिस्कशन होगी और होपफुली भारत की सरकार बिहाइंड द डोर डिप्लोमेटिक डोरियां हिला रही है। हम जैसे 2% के यूट्यूबर क्यों इसको खराब कर रहे हैं, है ना? हम लोगों का आफ्टर ऑल हम भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री के मुकाबले पे तो नहीं है ना चीजें, या हम इतना ज्यादा ज्ञान रखते हैं जो भारत की 140 करोड़ के देश की फॉरेन मिनिस्ट्री के पास ज्ञान है, उससे ज्यादा मेरा या किसी यूट्यूबर का नहीं हो सकता। इस पे मैं देख रहा हूँ जिस यूट्यूबर को देखो लगा हुआ है। आप क्यों जलती पे तेल, आपसे मतलब उन यूट्यूबर्स को मैं कह रहा हूँ जो इस पे मुसलसल प्रोग्राम कर रहे हैं, आप जलती पे तेल क्यों डाल रहे हैं? आफ्टर ऑल कतर जो है वो वेरी बिग थियोक्रेसी है। वहां पे एक बादशाह जो है, अमीर जो है, उसका फैसला होता है। आप उसको भड़का क्यों रहे हैं? यानी वो यूट्यूबर्स को कह रहा हूँ, हम लोगों का काम है कि ऐसे मामले में दूर रहें। मुझे भारत की डिप्लोमेटिक उस पर पूरा भरोसा है और लेट्स सी क्या होता है। भारत इस पे लगी हुई है ना, सरकार जब लगी हुई है तो हमें उस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना मैंने पढ़ा था परसों तरसों कि वो अपील कतर की कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है और अब उस पर डिस्कशन होगी, कोर्ट में केस चलेगा और होपफुली कोर्ट वो सजा खत्म कर देगी, माफ कर देगी और उनको वो वापस इज्जत के साथ भारत में लाया जा सकेगा। सोमा दे जी, सर आप कब इंडिया आएंगे? और आएंगे तो कलकत्ता जरूर आइए एक बार। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, आपके लिए दुआ मांगते हैं। आप हमेशा खुश रहिए और अपने प्रोग्राम चालू रखें प्लीज। प्रणाम। धन्यवाद सोमा दी जी, आपने इतने सारे मेरे लिए अल्फाज बोले, धन्यवाद। इंडिया का वीजा अप्लाई किया हुआ है, रोज नए डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वो जमा करा रहा हूँ। वीजा मिल जाता है तो डिपेंडिंग कब मिलता है, मैं दिसंबर में नहीं तो जनवरी में इंडिया आऊँगा। इंडिया में आने के लिए मेरा प्लान जो है वो यूपी है। यूपी में काफ़ी जगहें हैं, जैसे अयोध्या है, काशी विश्वनाथ, बनारस है, प्रयागराज है, लखनऊ है, कानपुर है, गोरखपुर है, ये है। महाराष्ट्र में मुंबई का प्रोग्राम है और गुजरात तो मेरा गांव है तो मुझे जाना ही जाना है। अपने गांव में एक रात गुजारूंगा तो ऐसा लगेगा कि माँ की गोद में गुजार के आया हूँ। गुजरात में द्वारका भी जाना है। राजस्थान शायद 1-2 दिन के लिए जयपुर जाऊं, कुछ मेरे पर्सनल मित्र हैं उनसे मिलने के लिए। तो ये तो कंफर्म है। जो अनकंफर्म जगहें हैं, जो कि अभी डिपेंड करता है कि आप में से लोग कितना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं तो इस काबिल नहीं हूं कि मैं कहीं भी जा सकूं। तो आप लोगों की सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी जो विश लिस्ट है उसमें महाकाल मध्य प्रदेश और जगन्नाथपुरी उड़ीसा, त्रिपुति जी आंध्रा शायद, ये मेरी विश लिस्ट है। और ऑफ कोर्स केदारनाथ, बद्रीनाथ वो सब बंद होगा अभी जनवरी में, खुला हुआ नहीं होगा तो वहां नहीं जा सकता। तो ये सब विश लिस्ट है, इसमें से आपकी सपोर्ट पे। जो मेन 2 एरियाज हैं, एक ईस्ट जिसमें आपका कलकत्ता भी है और आसाम है, वो नहीं है अभी प्लान में। और साउथ, दिल बहुत करता है कि 4 धाम को पूरा कर लूं, लेकिन 4 धाम पूरे हो नहीं सकते। तो अगले किसी ट्रिप में मेरा इरादा है साउथ और ईस्ट इंडिया को एक्सप्लोर करना। लेकिन थैंक यू वेरी मच आपकी इनविटेशन का। फिल वक्त कलकत्ता इज नॉट इन माय प्रोग्राम। पीसफुल मैन,
थैंक यू सर, यू आर द रियल इंस्पायरेशन टू द यूथ। अरे धन्यवाद भाई, आप लोगों के मोटिवेशन और सपोर्ट पे ही हम चलते हैं। तो अजीज दोस्तों, वाइंड अप करते हैं यहाँ पे प्रोग्राम को। एंड थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों, आपकी सपोर्ट इनॉर्मस होती है। प्लीज कीप सपोर्टिंग। और इंडिया आने के लिए मैं आपकी मदद के बगैर, अभी तक मुझे रहने के लिए किसी कहीं पे कोई बंदोबस्त नहीं है, ना यूपी में, ना दिल्ली में, ना मुंबई में। तो सब आप लोगों के ऊपर है। बार कोड लगा हुआ है यूपीआई का, पेपाल नीचे चल रहा है। तो जिस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं, काइंडली कीप सपोर्टिंग, जिससे हम इस सफर को जारी रख सकें। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।